everyone, welcome back to our YouTube channel English Honors Hub. So आज हम करेंगे स्किल एनहांसमेंट कोर्स का फाइनेंस फॉर एवरीवन का यूनिट नंबर 2 लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक। अब हमारे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर ले लो, बहुत सारे बैंक्स हैं, तो उनमें से कुछ बैंक्स को यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है। पहला है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारे कंट्री का, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है और उसको हर बैंकर का बैंक बोला जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है हमारे इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है उसके सारे फंक्शनिंग और रूल्स एंड रेगुलेशंस को। फिर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही हमारे कंट्री के करेंसी को इशू करता है, बाकी कोई बैंक नहीं करता। फिर हमारा नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक। अब जो कॉमर्शियल बैंक है वो कंपनी से एस्टेब्लिश्ड बैंक है जो कि अंडर स्पेशल एक्ट्स के तहत बनाया गया था। अब ये डोमेस्टिक हो सकती है या फिर फॉरेन भी हो सकते हैं। अब प्राइमरीली कॉमर्शियल बैंक को कैटेगराइज या डिवाइड किया हुआ है दो बैंक्स में। पहला है हमारा स्केड्यूल्ड बैंक और दूसरा है नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। अब स्केड्यूल्ड बैंक हमारे आ जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 1934 के सेकंड स्केड्यूल्ड में जितने भी बैंक्स मेंशन है उसको स्केड्यूल्ड बैंक्स बोलते हैं। और ये प्राइवेट हो सकते हैं, फॉरेन हो सकते हैं, मल्टीनेशनल बैंक भी हो सकते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक में इसके अंदर आ सकते हैं अगर वो इसके जितने भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करे तो। फिर हमारा नेक्स्ट है नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। अब जो भी बैंक उस स्केड्यूल्ड बैंक के लिस्ट में मेंशन नहीं है, वो जो भी बचे हुए बैंक है वो हमारे आ जाते हैं नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स में। और इंडिया के अंदर टोटल 1498 बैंक्स है जो कि नॉन स्केड्यूल्ड बैंक के अंडर आते हैं। फिर हमारा रीजनल रूरल बैंक RRB। ये बैंक एस्टेब्लिश हुए थे गवर्नमेंट के द्वारा और ये नेशनल हो सकते हैं, स्टेट हो सकते हैं या फिर यूनियन टेरिटरी लेवल पे भी हो सकते हैं। और इनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो कुछ लिमिटेड ही होते हैं। फिर हमारा है पब्लिक सेक्टर बैंक। अब जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा होगा इसके मोर देन 50% ऑफ शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक हैंडल करती है, जिसको हम गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ये सेंट्रल बैंक होते हैं या फिर हमारा स्टेट बैंक होते हैं। फिर हमारा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होते हैं जिसको ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है बिल्कुल प्राइवेटली, पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह नहीं जो कि गवर्नमेंट हैंडल करती है उसको। और प्राइवेट सेक्टर बैंक हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर को नहीं देखती बल्कि वो अपने खुद के प्रॉफिट को देखती है, बाकी उसको पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और इसके कुछ एग्जाम्पल है ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक। लेकिन जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसको भी RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक में बाकी दूसरे बैंक की तरह होते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक अपने काम में प्रॉफिट या लॉस नहीं देखती है। अब कोऑपरेटिव बैंक रूरल हो सकती है या फिर अर्बन हो सकती है नेचर में। कोऑपरेटिव बैंक के यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला है हमारा कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। फिर हमारा नेक्स्ट है फॉरेन बैंक्स। हम जैसा ये भी नेम से पता चल रहा है फॉरेन बैंक वो होते हैं जो कि फॉरेन कंट्री में होते हैं, फॉरेन लैंड में होते हैं। और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी अपनी जो भी उनके फॉरेन कंट्री है होम है उसके ही फॉलो होते हैं। और जो भी फॉरेन हमारे बैंक्स है अगर वो इंडिया के फोर्स में है तो RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। और वो बैंक गवर्नमेंट नहीं होते और ना ही रजिस्टर्ड होते हैं हमारे इंडिया के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट है डेवलपमेंट बैंक। अब पता है इंडिपेंडेंस के बाद में जो भी हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर जो भी कमी है वो फील हुई और फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट बैंक से उसको लाया गया। फिर इसके भी 4 टाइप्स है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और हाउसिंग बैंक्स। फिर उसको हम स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। अब इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था फाइनेंस प्रोवाइड करने के पर्पस के साथ और स्पेसिफिकली जो हमारे फॉरेन ट्रेड होते हैं उसके प्रमोशन के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट है हाउसिंग बैंक। अब हाउसिंग बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है हाउसिंग सेक्टर्स के लिए या फिर उससे रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होती है उसके लिए। फिर हमारा नेक्स्ट है वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक्स।
फिर जो हमारे स्केड्यूल्ड बैंक है वो अपने इन्वेस्टर से डिपॉजिट अट्रैक्ट करती है, फिर उसको यूटिलाइज करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक पर्सन डिपॉजिट करता है कुछ मनी बैंक के अंदर और उस पे उसको इंटरेस्ट मिलता है, वहीं दूसरा पर्सन बैंक से लोन लेता है और उसको हर महीने जो भी इंटरेस्ट होता है वो बैंक में पे करना पड़ता है। सो इन दोनों पर्सन के इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक का हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। फिर इसके बाद है, पिछले कुछ सालों में बैंक ने खुद को बहुत ज्यादा रीडेवलप किया हुआ है और वो ऑफर करते कुछ सर्विसेज जो कि यहाँ पे मेंशन है। पहला है फैसिलिटी ऑफ लोन्स। बैंक लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है बहुत लोगों को और मल्टीनेशनल कंपनीज को भी। फिर हमारा नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसमें यह है कि बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है अपने कस्टमर्स को कि कस्टमर्स के बैंक में जितनी मनी है वो उससे ज्यादा मनी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बैंक इस फैसिलिटी के लिए इंटरेस्ट लेता है। फिर हमारा नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। इसमें है कि बैंक कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करवाता है, कुछ उनके इम्प्रूव्ड कैश फ्लो के लिए, और उस सर्विस के लिए भी बैंक को कमीशन मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट है इनकैशिंग चेक्स। बैंक इनकैशिंग चेक्स की सर्विस सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों होल्डर्स के लिए एक्सटेंड करता है। इसमें है कि बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है अपने कस्टमर्स को कि वो मल्टी सिटी चेकबुक अपने पास रख सके। फिर हमारा नेक्स्ट है कलेक्टिंग एंड पेइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। इसमें यह है कि कुछ सर्विसेज होते हैं, जैसे कि कोई साइन डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो वो हम अपने बैंक में जमा करवा सकते हैं या फिर वहां पे बिल्कुल सेफ रख सकते हैं, और उसके लिए बैंक एक कस्टोडियन बनता है ऑन द बिहाफ ऑफ जो भी उनके कस्टमर्स है वो, और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो वहां पे बिल्कुल सेफ रहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। इसमें है कि जो दूसरा सर्विस है वो बैंक प्रोवाइड करवाता है कि वो करेंसीज को कन्वर्ट करता है लोकल फॉरेन करेंसी से लोकल करेंसी में, जो भी अकाउंट होल्डर्स को जरूरत है। अगर वो इंडिया के बाहर है तो, क्योंकि इंडिया के बाहर तो वहां पे इंडिया की करेंसी नहीं चलेगी, तो उसको वहीं की करेंसी की नीड होती है। फिर हमारा नेक्स्ट है कंसल्टेंसी। इसमें है कि बैंक सर्विस प्रोवाइड करवाता है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स को, कि जिसको भी कि जो भी कस्टमर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं अपने वेल्थ को बढ़ाने में कुछ इन्वेस्टमेंट के जरिए, तो उनके लिए फायदेमंद है। फिर हमारा नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ बिल्स। बैंक फैसिलिटेट करती है पेमेंट ऑफ बिल्स, इवन कुछ टैक्सेस या फिर टेलीकॉम बिल्स, वाटर या फिर इलेक्ट्रिक बिल्स जैसे। फिर हमारा है वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब बहुत सारे बैंक है तो अकाउंट के भी बहुत सारे तरीके हैं, टाइप्स है, जैसे कि कस्टमर्स को चाहिए वैसा ही अकाउंट उसको मिल जाता है। पहला है हमारा सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए हमें एक लिमिटेड इनिशियल अमाउंट की जरूरत होती है, और उसका मेंटेन करने के लिए भी मिनिमम बैलेंस की जरूरत होती है, वरना वो बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। और सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर हमें इंटरेस्ट मिलता है हर 3 महीने में एक बार, जितनी भी हमारा डिपॉजिट है उसके अकॉर्डिंगली। और सेविंग अकाउंट में हम सेफली कभी भी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं या कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट भी बिल्कुल सेम है फिक्स डिपॉजिट जैसा। फिक्स डिपॉजिट में होता ही है कि आप एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड तक आपके जितने भी मनी है उसको डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, और जो भी आपके मैच्योरिटी डेट है उसके बाद आपके जितने भी पैसे हैं इंटरेस्ट के साथ आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट यूटिलाइज किया जाता है जो भी लार्ज एंटिटीज होती है उनके जरिए, जैसा कि बिजनेस हाउसेस, कंपनीज या फिर कुछ कॉमर्शियल बिजनेसेस के जरिए। फिर हमारा नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये अकाउंट उन लोगों के लिए बहुत सुटेबल है जो कि डिजायरस है अर्न करने में एक फेयर रिटर्न उनके इंटरेस्ट पे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है की टर्म्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन। पहला है पैन कार्ड। पैन कार्ड हमारा है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होती है। इशू किया जाता है लैमिनेटेड कार्ड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए।
टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करने में हमारे कंट्री के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट एड्रेस प्रूफ। अब कोई भी आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक किस चीज को डिमांड करता है कि उसको एड्रेस प्रूफ चाहिए कि आपका एड्रेस सही है या नहीं, आपके आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए, है ना। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जिसको कि हम एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं। पहला है पासपोर्ट, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, फिर वोटर आईडी कार्ड, फिर जॉब कार्ड, फिर या फिर आधार कार्ड, या फिर यूटिलिटी बिल्स, फिर बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट, फिर है प्रॉपर्टी टैक्स बिल या फिर और म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट होता है वो, जो कि 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं हो सकते। अगर जो ऊपर दिए गए आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड नहीं है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स और है जिसको कि आप एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं, जो कि है प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, या फिर पेंशन या और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स जो भी आपके आते हैं फैमिली में, या फिर जो भी लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिलता है वो। फिर हमारा नेक्स्ट केवाईसी नॉर्म्स, कि एक मैकेनिज्म वेरीफाई करने के लिए कस्टमर्स के आइडेंटिटी प्रायर को जब भी वो अकाउंट ओपन करवाता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।